हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूं कि सब बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से भी होंगे। तो बेटे, हम पिछले लेक्चर से विविध प्रश्नावली का सॉल्यूशन कर रहे हैं। चैप्टर 10 की सदिश बीजगणित की विविध प्रश्नावली का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। और पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको 10 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दिया था। तो आज हम बात करने वाले हैं बच्चों इस चैप्टर के इस प्रश्नावली के आगे के सवालों के बारे में। 19 टोटल क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं और आज हम बाकी के 9 क्वेश्चन को सॉल्व करके इस चैप्टर का समापन करने वाले हैं। फिर इसको हम रिवीजन के अंदर दोबारा से देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं। अब हम लोग किसकी बात करते हैं बच्चों? अब हम लोग बात करते हैं किसकी? 11वें क्वेश्चन की। तो क्या कह रहा है 11वां क्वेश्चन? कह रहा है कि दर्शाइए कि OX, OY तथा OZ के साथ समान झुके हुए, समान मतलब बराबर झुके हुए, एक शब्द यहाँ पे बराबर लिख लो, चाहे तो समान की जगह क्या लिख लो, बराबर भी हो सकता है। बराबर झुके हुए का मतलब समान कोण बना रहा है ना। बराबर झुके हुए सदिश की द्विक कोसाइन यानी कि कोज्याएं जो होंगी वो इतनी होंगी। द्विक कोज्याएं हमने किसी भी सदिश की निकालनी आपको 2 बार ही बताई हैं, 2 क्या 3 बार चर्चा हुई है। 10.2 में भी हुई है, 10.3 में भी हुई है, फिर यहां पर भी हम लोग अब दोबारा से बात कर रहे हैं। तो अगर मैं एक 3D सिस्टम बना लूं, ये एक्स एक्स हो गया मेरा इधर की तरफ, और ऊपर की तरफ हमने वाई एक्सिस ले लिया, इधर हमारा जेड एक्सिस हो गया। तो बच्चों अगर कोई वेक्टर ए है, सपोज कर लो ये वेक्टर ए है, दिस इज अ वेक्टर ए, और ये वेक्टर ए हम लोग क्या करते थे, अगर ये एक्स अक्ष से अल्फा एंगल बनाता है और वाई अक्ष से ये बीटा एंगल बनाता था, और बच्चों जेड अक्ष से ये वाला हम लोग कहते हैं गामा एंगल बनाता है, ठीक है नहीं। तो मैं हल कर रहा हूं, फिर आपको समझाता हूं, ठीक है। तो कॉस अल्फा आपको पता है, कॉस अल्फा, फिर कॉस बीटा और कॉस गामा, ये हमारे पास में डीसीज यानी कि द्विक कोसाइन कहलाते थे, ठीक है ना। किसके? सदिश ए के, जो जिस सदिश की हम बात कर रहे हैं, सदिश ए, जो हमारा सदिश ए है, ए के ये क्या कहलाते थे बेटो? द्विक कोसाइन कहलाते थे। और इन कोसाइन के संबंध में एक बात हम लोग नोट के तौर पे लिख के आए थे कि हमेशा के कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा जो होता है वो 1 के बराबर होता है। इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो हम यहां जब उसने कहा OX, OY, OZ से बराबर झुके हैं, बराबर झुके होने का मतलब अल्फा बीटा गामा सब इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो यहां लिख लेंगे माना, ठीक है ना, माना किसी सदिश या कोई किसी सदिश, कोई सदिश, कोई सदिश हमने ले लिया, कोई सदिश OX, OY तथा OZ से हमें कहा गया है बराबर कोण। क्या कहा गया? बराबर कोण हमने कह दिया अल्फा बनाता है, अल्फा बनाता है। तो मतलब क्या है कि अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं बच्चों, कि ये भी अल्फा है और वाई एक्स से बनने वाला भी अल्फा है और जेड एक्स से बनने वाला भी अल्फा ही है। तो इस केस में हमारे पास में तब सदिश के, जो हमारा सदिश है, सदिश के, ठीक है ना, सदिश के जो द्विक अनुपात होंगे, द्विक कोसाइन होंगे भाई, कॉस अल्फा फिर कॉस बीटा होता है, लेकिन हमें पता है कि ये एंगल भी अल्फा ही है, तो कॉस अल्फा और दोबारा फिर से कॉस अल्फा है, ठीक है ना। अब चूंकि हमें पता है, चूंकि हमें एक बात पता होती है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, ये वाली प्रॉपर्टी, लेकिन हम लोग अल्फा यूज करेंगे, और कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। या 3 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर बच्चे हो जाएगा 1, या कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1/3, या कॉस अल्फा का मान आ जाएगा आपके पास में प्लस माइनस अंडर रूट 1/3,
और आप देखोगे सर कॉस अल्फा का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा +-1/√3। क्योंकि तीनों मान बराबर हैं तो सीधी सी बात है इक्वली आ जाएंगे। अतः हम लिख देंगे अतः सदिश की द्विक कोजाई कह लो, द्विक कोसाइन कह लो, द्विक कोसाइन क्या क्या होंगी भैया, +-1/√3 क्योंकि कोस अल्फा कोस अल्फा कोस अल्फा, फिर +-1/√3, फिर +-1/√3। तो यही हमें कहा है कि सर ये होती हैं और इनको हमने बता दिया। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, ये मैंने समझाने के लिए इस्तेमाल किया था सिर्फ। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके 12वें सवाल की तरफ बच्चों। 12वां सवाल क्या कह रहा है उसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, 12वें क्वेश्चन में बात ये हुई है कि मान लीजिए कि एक सदिश ए है, ठीक है, और फिर बी है और सी है। तो एक ऐसा सदिश हमें डी निकालना है, एक ऐसा सदिश डी निकालना है जो ए और बी पर दोनों पर लंब हो। ओके, और सी और डी यानी कि जो वेक्टर डी निकलेगा और जो वेक्टर सी है उसके साथ में अगर डॉट करेंगे तो 15 वैल्यू मिलनी चाहिए। ठीक है भैया, तो सीधी सी बात है जब मैं इस क्वेश्चन को हल करूंगा, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 12, हम लोगों ने बच्चों एक बात पढ़ी थी कि अगर कोई वेक्टर ए है और दूसरा कोई वेक्टर बी है और इनके बीच का अगर एंगल हम लोग थीटा मान लेते हैं, ठीक है, तो ए तथा बी के लंबवत, दोनों के लंबवत, ए तथा बी दोनों के लंबवत अगर हमें सदिश निकालना रहेगा, सदिश जो होगा वो हमेशा बराबर होगा ए क्रॉस बी के, क्योंकि ए क्रॉस बी जब भी निकलेगा वो एन कैप की डायरेक्शन में ऊपर मिलेगा, एन कैप जिसको हम कहते हैं ये वाला। तो ये जो ए क्रॉस बी जब निकलता है ये हमेशा ही ए और बी के लंबवत सदिश है। तो पहली बात तो ये है कि हम लोग जब डी निकालेंगे तो सीधी सीधी बात है वो ए और बी की क्रॉस से निकलेगा। ठीक है ना, अब हमें दिया है, चूंकि हमें दिया है कि वेक्टर ए दिया है बच्चों कितना, आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, और वेक्टर बी दिया है हमें, अगर आप देखोगे 3i कैप माइनस के 2j कैप प्लस के 7k कैप। ठीक है, अब हम निकालते हैं वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के लंबवत हम लोग क्या निकालते हैं, सदिश। और वो सदिश क्या होगा बच्चों, डी ही तो होगा, वो है ना, वो डी हो जाएगा और वो बराबर हो जाएगा ए क्रॉस बी के। इसका मतलब हमें डी निकालने के लिए क्या करना होगा, ए क्रॉस बी यानी कि आई कैप जे कैप और के कैप, और ए के अदिश घटक लिखिए जरा, 1 4 2 1 4 2 3 -2 और 7, 3 -2 और 7, ये हमारे इसके अदिश घटक बनने वाले हैं या नहीं बनने वाले, आप मुझे एक बात बता दीजिए। ए तथा बी के लंबवत सदिश हमारे पास में ये बनेंगे। अब हम इस डी को कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले इस डी के कैलकुलेट कर लेते हैं। डी ज्ञात करना ना मुझे तो, और आगे की भी कंडीशन हमें दे रखी है, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ, तो हम गलत कर रहे हैं, यहां से डायरेक्ट डी नहीं निकलेगा क्योंकि डी की एक कंडीशन और दी गई है ना कि वो सी डी के साथ में 15, अगर हम सी और डी के अदिश गुणा करेंगे तो 15 आएगा। तो यहाँ पे डी ना कहो, आप इसको कहे सिर्फ आप ये कहें कि एक रोज भी निकाल रहे हैं। अभी डी का मैं समझाऊंगा कैसे निकलेगा, है ना, क्योंकि डी एग्जैक्टली थोड़ा ही निकल आएगा। तो हम लोग एक रोज भी निकाल लेते हैं पहले, फिर मैं आपको समझा दूंगा कैसे निकलेगा। तो यहां से इसको जब प्रसारित करेंगे सारणी को, तो बेटे आई कैप ये गया और ये गया, 7 चौक 28 प्लस 4, 28 प्लस 4 माइनस का जे कैप आ जाएगा, ये गया 7 माइनस 6 और प्लस का के कैप अगर आप लिखोगे, ये गया और ये गया, माइनस का 2 माइनस के 12,
तो आप देखोगे यहां से ए क्रॉस बी निकल जाएगा, और बच्चों वो ए क्रॉस बी जो होगा वो होगा 32 आई कैप माइनस जे कैप और माइनस का 16 के कैप। ये हमारा ए क्रॉस बी निकला। क्या निकला बच्चों? ए क्रॉस बी। अब एक बात ध्यान से सुनना मेरी आप लोग, ए क्रॉस बी मैं पहले ही बता चुका हूं। ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी पर लंबवत एक सदिश होता है। तो हम मान लेते हैं कि जो डी है, माना हम लोग ऐसे मान लेते हैं कि माना डी जो है, वेक्टर डी जो है, क्योंकि वो ए क्रॉस बी के बराबर हो सकता है, लेकिन हमें क्या पता अलग भी हो, समांतर भी तो हो सकता है। भाई आप एक बात सुनो, ये वेक्टर ए है ना, और हमारे पास में ये वेक्टर बी है, इसके लंबवत सदिश ये जो बन रहा है, ये हमारा ए क्रॉस बी निकलता है। बेसिकली ये क्या निकलता है? ए क्रॉस बी निकलता है, जो लंबवत है, जिसको हमें एन कैप दिशा दिखाता है जिसकी। ठीक है, तो ये जरूरी थोड़ा ही कि यही वाला निकल, ये हमारा डी ही बन जाएगा, नहीं वो भाई इसके लंबवत तो कोई और सदिश भी हो सकता है, इसके समांतर आने वाले बहुत सारे सदिश आ जाएंगे ऐसे, है ना। तो डी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो हमें पता नहीं है कौन सा होगा। तो उसके लिए हम लोग एक अजम्पशन थोड़ी सी मान के चलते हैं कि माना कि जो डी जो है वो ए क्रॉस बी के एग्जैक्ट बराबर नहीं, हमने यहाँ पे एक अदिश ले लिया लैम्डा। इस लैम्डा का मान निकाल लेंगे और लैम्डा का मान निकालते ही हमारा काम बन जाएगा। तो डी जो है बेसिकली डी होगा क्या? वो हो जाएगा लैम्डा इंटू अंदर आ जाएगा 32 आई कैप माइनस के जे कैप और प्लस के 16 के कैप, या इसको थोड़ा डी को सही लिखोगे तो आप लिखोगे सर 32 लैम्डा आई कैप माइनस के लैम्डा जे कैप और माइनस के 16 लैम्डा के कैप। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने एक कंडीशन और दी है हमें कि सी और डी की जो डॉट प्रोडक्ट है वो कितना है? 15 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप ATU लिखेंगे। AT क्यों? कुछ लोगों को समझ में आता है, कुछ लोगों को नहीं आता, तो पेपर में बचे शब्द को लिखते हुए यहाँ पे तो अंग्रेजी में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखो या फिर लिखो प्रश्नानुसार। तो मैं तो शॉर्टकट में लिख रहा हूँ ATQ, तो आप लोग समझ लेना प्रश्नानुसार बात हो रही है। हमें कहा गया है वेक्टर C डॉट वेक्टर D इज इक्वल टू 15 एंड द वैल्यू ऑफ C इज व्हाट? ये है वैल्यू ऑफ C हमारे पास। तो वैल्यू ऑफ C हमारे पास में कितनी है बच्चों? आई कैप और फिर आपका है नहीं 2 आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का 4 के कैप, यही है ना। और इसकी हम लोग डॉट करने वाले हैं, ये जो हमारा है 32 लैम्डा आई कैप लैम्डा जे कैप और 16 लैम्डा के कैप, ये वैल्यू बराबर होगी 15 के। अब आपको पता है डॉट करते समय आई की आई में करते थे, 32 दूनी 64 64 लैम्डा माइनस माइनस हो गया प्लस और लैम्डा 4 चौक 16 माइनस के 16 लैम्डा 16 चौक 64 16 चौक 64 लैम्डा बराबर 0 बराबर 15। 64 से 64 कर गया, लैम्डा का शुद्ध और सरल मान आ गया 15। ठीक है, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं अतः जो डी निकालना था हमें, डी हो जाएगा, वो डी कितना है? डी हो जाएगा बच्चों, डी जो हो जाएगा इसको आप लोग डी, ये है हमारा डी, समीकरण एक इसको कह लो आप, ये डी है। ठीक है ना, आपके पास में डी। अतः समीकरण एक से जो डी बन जाएगा वो बन जाएगा, बाहर आ जाएगा हमारे पास में 15। तो 15 इंटू 32 आई कैप माइनस का जे कैप और माइनस के 16 के कैप, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चाहो तो 15 की मल्टीप्लाई अंदर करके आप लोग दिखा दोगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। मैं कुछ गड़बड़ कर दिया कैलकुलेशन करने में क्या? 16 दूनी 32 दूनी 64 लैम्डा माइनस माइनस प्लस का लैम्डा, ठीक है, 16 चौक 64 लैम्डा 32 जे कैप। जरा सी देखो दोबारा से, सी हमने जो लिखा 2 आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का 4 के कैप। ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहां पे जब इसको सॉल्व किया जाए, ओहो
ऊपर ध्यान दें तो हम लोगों ने यही मिस्टेक करी है, यहीं पे मिस्टेक करी है हमने कहीं ना कहीं पर। ये वाला जो 16 आ रखा है 16 नहीं आएगा, क्योंकि देखो जरा जब हमने इसको किया लास्ट वाला, देखो ये गया -2 -12। तो कोई एक वेक्टर मैंने गलत उठा लिया क्या? किताब कहाँ गई हमारी? किताब उठा लेते हैं भैया, एक मिनट, जरा 1 मिनट चेक कर लेते हैं। आप लोग सब यहीं हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने गलत उतार लिया, शायद कहीं से एक आध डिजिट गड़बड़ कर रही है, अदरवाइज और कोई दिक्कत नहीं है। मेथड आपको समझ में आ ही गया होगा, मुझे इतना लग रहा है। कहाँ है भैया, कहाँ है एक्सरसाइज? विविध प्रश्नावली है ना, और विविध प्रश्नावली का 12वां सवाल। i कैप 4j कैप 2k कैप 3i कैप और -k 2j कैप 7k कैप प्लस का, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी आगे की तरफ, इसका आंसर हम भी चेक कर लेते हैं पीछे कितना है। विविध प्रश्नावली का 12वां सवाल, विविध प्रश्नावली का 12वां सवाल है 1/3 160। हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, आप लोग भी देखें, मैं भी देखता हूँ। मैं वीडियो को पॉज करके देखूंगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेंथ बेवजह की बढ़ जाएगी हमारे लेक्चर की। कुछ भी मिस्टेक नहीं है यार, हम लिखने में गड़बड़ हमने कर दी है सिर्फ। ये यहाँ पर आ जाएगा 12, आप ध्यान दो, यहाँ 12 आएगा, क्योंकि देखो -2 नहीं, -2 -12, ये 14 लिखा था, तो यहाँ पे 14 आएगा। जब यहाँ 14 आएगा तो यहाँ पर भी बच्चों 14 ही इस्तेमाल में आएगा, यहाँ पर भी 14 इस्तेमाल में आएगा, और यहाँ पर 14, तो यहाँ पे भी 14 होगा। लेकिन जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 14 चौक 56 आएगा, यहाँ कितना आएगा? 56, 56। तो 64 और एक 65 में से 56 घटा लो, ठीक है ना भाई। 65 में से 56 घटेगा तो कितना बचेगा? 9। तो 9 लैम्डा बराबर 15 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 15/9, 15/9 यानी कि 3 × 15, 3 × 9, 5/3। तो यहाँ पे आप भर दोगे 5/3, 5/3। ये आंसर आप छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब चलते हैं बेटे इस एक्सरसाइज के 13वें सवाल की तरफ, ठीक है। क्या करते हैं 13वें सवाल की तरफ, इसको नोट कर लो, ठीक है। चले, तो 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? सदिश दिया है i + j + k का सदिशों इतने और इतने के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश के साथ अदिश गुणनफल 1 के बराबर है, तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। देखो क्या कहा उसने, बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। कह रहा है सदिश ये है i + j + k का सदिशों इतने और इतने के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश, योगफल की दिशा में मात्रक सदिश, ठीक है ना। योगफल की दिशा में मात्रक सदिश। चलिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं कि माना हमने इसको a कह दिया, a = i कैप + j कैप + k कैप, और इसने कहा है दूसरा सदिश, इसने कहा है b कहा है, और वो b सदिश है 2i कैप + 4j कैप और -के 5k कैप। सी जो तीसरे वेक्टर को हम क्या लेते हैं लैम्डा i कैप, फिर इसकी लैंग्वेज बनाएंगे 2j कैप, और बच्चों कितना है 3k कैप है, कि योगफल की दिशा में, किस किस के योगफल की दिशा में, किस किस के योगफल की दिशा में, ठीक है ना। तो आप एक काम करो, पहले योगफल निकालो। उसने कहा है ना, देखो यहां देखो ना, सदिश इतने का, सदिशों इतने और इतने के योगफल की दिशा में, तो पहले इसका यानी कि b का और c का योगफल निकालो। पहले आप करो b + c, b + c निकालो पहले। तो b + c कितना हो जाएगा, आप जोड़ोगे सीधा सीधा तो i कॉमन आ जाएगा,
2 प्लस लैम्डा आई कैप और ये आ जाएगा 6j कैप प्लस और माइनस का 2k कैप, ये तो हमारा आ गया। ठीक है, अब इसकी दिशा में सदिश निकालो तो उसका परिमाण हमें चाहिएगा। इसका क्या चाहिएगा बेटा? परिमाण चाहिएगा। तो वेक्टर b और वेक्टर c का हम लोग क्या रखते हैं बच्चों? परिमाण निकालते हैं। तो अंडर रूट में आ जाएगा 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 36 और प्लस का 4। तो b वेक्टर प्लस c वेक्टर का जो परिमाण है वो आ जाएगा अंडर रूट के अंदर, इसको खोलो, 4 प्लस के 4 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस के 40, सॉल्व कर लो। b प्लस c बराबर आपके पास में कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 44 प्लस 4 लैम्डा प्लस लैम्डा का स्क्वायर। ये इसका बेटा क्या आ गया? परिमाण आ गया। ठीक है ना। द यूनिट वेक्टर अगर हमें निकालना b प्लस सी की दिशा में तो क्या निकलेगा? b प्लस सी की दिशा में मात्रक सदिश आप लोग अब तक कैसे निकालते आए हो बच्चों? सदिश वो निकालना था कि वेक्टर b प्लस सी बटे कितना? वेक्टर b प्लस सी का परिमाण। तो निकालो, निकालो कितना आ जाएगा भैया? मैं यहां लिख रहा हूं, है ना, जो मात्रक सदिश है वो आ जाएगा आपके पास में, ये वाला ऊपर आ जाएगा 2 प्लस लैम्डा आई प्लस 6j कैप माइनस के 2k कैप और बटे आ जाएगा आपका अंडर रूट, इसको सही लिख रहा हूं मैं, लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। ठीक है, ये हमारा इसकी दिशा में मात्रक सदिश आ गया बच्चों। ठीक है, और उसने क्या कहा है देखो, इस सदिश का इस और इसके योगफल की दिशा में मात्रक सदिश के साथ अदिश गुणनफल 1 है। इसका मतलब ये रहा, इसका मतलब ये रहा कि b प्लस सी की दिशा में जो मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश, ठीक है, अगर मैं इसकी डॉट किससे करता हूं? जो हमारा a है, हमारा a है वो 1 है बेसिकली। उसने ये बात कही, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये तो कहा है कि भैया इस वाले सदिश की इन दोनों के योगफल का जो की दिशा में जो आप मात्रक सदिश निकाल लो, उससे जो हमारे पास में आएगा अदिश गुणा वो 1 आएगी। तो लैम्डा का मान निकालो। इसका मान अभी हमने निकाला, ये बहुत खराब सा, कि 2 प्लस लैम्डा आई कैप बटे, मैं इसे लिख रहा हूं अलग अलग करके, लैम्डा स्क्वायर प्लस के 4 लैम्डा प्लस के 44 प्लस 6 अपॉन अंडर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस के 4 लैम्डा प्लस के 44 माइनस के 2 अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस के 4 लैम्डा और प्लस के 44 इंटू के, यहां पे जे आएगा और यहां पे आएगा बेटे के डॉट ए का मान कितना है? आई प्लस जे प्लस के, आई प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, अब डॉट सीधी सीधी बात है, डॉट हम 10.3 में पढ़ के आए हैं, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसकी गुणा इससे हो जाएगी। तो 2 प्लस लैम्डा अपॉन अंडर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। ठीक है, और फिर इसकी गुणा इसमें प्लस आ जाएगी 6 अपॉन अंडर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44 माइनस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44 इज इक्वल टू 1। एलसीएम चूंकि सेम है तो आप एक ही बारी में लिख दो, लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44 और 2, देखो इसको जोड़ो आप, चलो अभी जोड़ लेंगे, 2 प्लस लैम्डा प्लस 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। ये तो हो गया। ऊपर ध्यान देंगे हम तो आ जाएगा हमारे पास में 8 में 2 से 2 कट गया, लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44, दोनों साइड का स्क्वायर कर लोगे आप
तो लैम्डा प्लस 6 का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस के 4 लैम्डा प्लस के 44, इसका खोलो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 36 प्लस 2ab यानी कि 12 लैम्डा बराबर आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस के 4 लैम्डा प्लस के 44, लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कट जाएगा, 4 लैम्डा को उधर ले आओ तो आ जाएगा आपका 8 लैम्डा बचेगा, और 36 को उधर लेके जाओ, ठीक है ना, 36 को उधर लेके जाओ तो कितना बचेगा भैया, 8 बचेगा, है ना। तो लैम्डा की वैल्यू आई थिंक 1 आ जाएगी। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 1 आ जाएगी। आप लोग देखें लैम्डा की वैल्यू, यही वो पूछ रहा था। चलिए उठाइए इस क्वेश्चन को, बात करते हैं 14 क्वेश्चन की। किसकी बेटा, 14 क्वेश्चन की। तो आप लोग इसको नोट कर लें, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 14 क्वेश्चन की हम लोग बात करने वाले हैं अब। कह रहा है कि सदिश ए बी सी समान परिमाणों वाले परस्पर लंबवत सदिश हैं। मतलब क्या बात होगी, समान परिमाण का मतलब ये हो गया कि वेक्टर ए का जो परिमाण है वही वेक्टर बी का परिमाण है, वही वेक्टर सी का परिमाण है, ठीक है। और समान परिमाणों वाले लंबवत, परस्पर लंबवत सदिश हैं। परस्पर लंबवत का मतलब तो सीधी सीधी बात है कि अगर मैं ए की डॉट बी के साथ करूंगा तो 0 आ जाएगा, बी की डॉट में सी के साथ करूंगा तो भी 0 आ जाएगा, और सी की डॉट में ए के साथ करूंगा तो भी 0 आ जाएगा। भाई लंबवत होने की कंडीशन तो यही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। इस बात से ए बी सी के परिमाण समान है तो हमने ये बात निकाल ली। और उसके बाद परस्पर लंबवत, परस्पर लंबवत मतलब जब दो सदिश परस्पर लंबवत होते हैं तो हमने ये बात 10.3 में सीखी है कि उनकी डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणा 0 हो जाती है। दर्शाइए कि a प्लस बी प्लस सी सदिशों ए बी सी के साथ बराबर झुका हुआ है। ये जो इनका परिणामी आएगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना, a प्लस बी प्लस सी जो है वो a से b से और c से समान झुका हुआ है। तो बहुत इजीली देखने वाले हैं हम लोग, ठीक है ना। तो हम लोग कैसे करने वाले, थोड़ा सा राइटिंग का ध्यान देना है कि कैसे आप लोग इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं कि सदिश a तथा जो हमें सदिश दिया है a प्लस बी प्लस सी के बीच कोण, के बीच हम लोग कोण मान लेते हैं। बीच कोण में मान लेता हूं, कोण क्या मानूं मैं, अल्फा मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, अल्फा। तो अल्फा, कोण अल्फा है, अल्फा है, ये मैंने माना है, ये मैंने क्या करा, माना है, यहां माना लिख देना। तो बच्चों बता सकते हो कोस अल्फा कैसे निकलेगा। कोस अल्फा निकलेगा ए डॉट बी, ए डॉट ए प्लस बी प्लस सी अपॉन वेक्टर ए का परिमाण एंड वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी का परिमाण। ऐसे तो निकाला जाएगा भाई, ऐसे तो हम लोग निकालेंगे ना, ठीक है। इतना क्लियर है आप लोगों को। चलिए अब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। बस एक स्टेप समझ लोगे, बाकी सबके साथ, जैसे ए के साथ कर रहे हैं ऐसे सबके साथ करने वाले हैं। कोस अल्फा बराबर आ जाएगा, मैं अंदर कर रहा हूं उसकी गुणा, तो ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। नीचे आपको कुछ नहीं कहना, नीचे आपको कतई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है बच्चों। अब आप ध्यान से देखना जो मैं आपको बता रहा हूं, कोस अल्फा जो निकलेगा इसका मतलब क्या है, आप 10.3 में पढ़ गया, इसका मतलब है वेक्टर ए का परिमाण का वर्ग। और आपको पता है ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, अपॉन नीचे रखा वेक्टर ए का परिमाण और वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी का परिमाण। भाई कॉस थीटा निकालने का फॉर्मूला नहीं पढ़ा था क्या आपने, कि ए डॉट बी अपॉन वेक्टर ए का परिमाण और वेक्टर बी का परिमाण, एंगल दो वेक्टर अगर हमारे पास में ये ए है और ये बी है, इनके बीच का कोण थीटा निकालना है, तो आप इसी तरीके से निकालते थे। इस बार हमारे पास पहला कोण तो है, दूसरा कोण सॉरी पहला वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर हमारा ए प्लस बी प्लस सी है, तो इनके बीच का एंगल अल्फा कैसे निकलेगा, इन दोनों की डॉट करके और दोनों के परिमाणों की गुणनफल से डिवाइड करके। तो आप देखोगे इसका तो कोई मतलब नहीं रहेगा, यहां से एक घात इसकी कट जाएगी, तो कॉस अल्फा आपके पास में आ जाएगा वेक्टर ए का परिमाण अपॉन वेक्टर ए
प्लस बी और प्लस सी, सबका यही बनेगा। चलो अब देखो, हम लोग ए के साथ हमने एंगल निकाल लिया, हमने ए के साथ निकाल लिया, अब हम किसके साथ निकालेंगे, बी के साथ में, कि वेक्टर बी तथा वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी के बीच, माना लिख लो, यहां पे क्या लिख लो, माना, माना के बीच कोण जो है, के बीच हम लोग कोण जो है, कोण लेके चलते हैं, बीटा लेके चलते हैं, बीटा है। तो अगर आपको कभी निकालना पड़े कॉस बीटा तो वो आ जाएगा सर बी डॉट, ठीक है ना, वो आ जाएगा हमारे पास में बी डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस के सी वेक्टर, ठीक है, अपोन में आ जाएगा वेक्टर बी का परिमाण और वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी का परिमाण। तो आप इस बात को बहुत ध्यान से देखोगे, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सर बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी, बी डॉट सी अपॉन वेक्टर बी का परिमाण, ठीक है, और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अब जो कंडीशंस दी हैं उसका यूज कर लो भैया, बी डॉट ए जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो गया, जीरो हो गया, इसको लिख सकते हैं वेक्टर बी का परिमाण का होल स्क्वायर अपॉन वेक्टर बी का परिमाण और ए प्लस बी और प्लस सी, एक घात कट जाएगी। आपको पता है वेक्टर बी का परिमाण वेक्टर ए के बराबर है, तो यहां लिख दो वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी का परिमाण। चेक करो, कॉस अल्फा भी हमारा यही था, कॉस बीटा भी हमारा यही आया है। अब आप सेम तरीके से ट्राई करेंगे सी के साथ कोण, तो हम यहां लिख लेंगे कि माना वेक्टर सी तथा वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी के बीच कोण जो है, बीच कोण गामा है, क्या है, गामा है। तो यहां से कोस गामा निकालेंगे सेम वे में, और वो भी आप देखोगे वो भी सेम आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये भी यही आया है। आपको वहां पर सी वेक्टर को ए से ही रिप्लेस करना पड़ेगा, जैसे यहां पे हमने वेक्टर बी को हमने ए से रिप्लेस करा, क्योंकि दोनों वेक्टर बी और ए का परिमाण बराबर है पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो आप लोग इसको इस तरीके से कर लेंगे, ये ट्राई कर लेना आप। आगे की तरफ कुछ रहा नहीं है, बस मुझे फिर लिखने में समय लगेगा। चलिए आगे के क्वेश्चंस को करते हैं बच्चों, इस लेक्चर को फिनिश करने से पहले। चलिए बात करते हैं इस एक्सरसाइज के 15वें सवाल की। आगे इसके बाद सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं बच्चों। तो क्या कह रहा है, हमें सिद्ध करवाना चाह रहा है हमारे से, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, कि सिद्ध करो कि a प्लस बी और a प्लस बी की अगर हम डॉट करें तो वो इसके बराबर होगा यदि a और b परस्पर लंबवत हैं। तो देखो हल करना है हमें। आपको कहा गया है वेक्टर a तथा वेक्टर b परस्पर क्या है बेटे, लंब है। इससे ये बात क्लियर हो जाएगी कि इनकी जो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी, अदिश गुणा जीरो हो जाएगी। अब आप जो सिद्ध करना है कि a प्लस बी डॉट a प्लस बी बराबर होगा वेक्टर a का स्क्वायर प्लस वेक्टर b के परिमाण का स्क्वायर। तो हम इसके लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों, वो आ जाएगा वेक्टर a प्लस बी की डॉट हमें करनी है वेक्टर a प्लस वेक्टर b से। तो सीधी सीधी बात है, a डॉट a आ जाएगा जब a की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा मैं, फिर यहाँ पे a डॉट b बन जाएगा प्लस b डॉट a आ जाएगा और प्लस का b डॉट b बन जाएगा। आपको ये क्लियर पता है, ये वेक्टर a के परिमाण का स्क्वायर हो जाएगा। a डॉट b क्योंकि उसने जीरो दे रखा, क्योंकि वो लंबवत कह रहा है, जीरो हो जाएगा। b डॉट a भी जीरो होगी, जब a डॉट b जीरो है तो सीधी बात है b डॉट a भी जीरो ही होगा, ठीक है। और इसी लिख देंगे वेक्टर b के परिमाण का स्क्वायर। तो कह रहा है वेक्टर a का परिमाण का स्क्वायर प्लस वेक्टर b के परिमाण का स्क्वायर, यही आपकी राइट हैंड साइड है, प्रूफ हो गया है। अब 16वें क्वेश्चन पे देखे जाए, थोड़ा दिमाग लगाइए।
और कह रहा है कि देखो किताबें उठा लो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से देख लो, यदि दो सदिश ए और बी के बीच का कोण थीटा है, ठीक है ना, कि कोण ए और बी के बीच का कोण थीटा है, वो कह रहा है ए तथा बी के बीच जो कोण है वो कोण क्या है, थीटा हो अगर, है ना। और वो कह रहा है कि अगर ए डॉट बी जो है हमेशा ही 0 से बड़ी या बराबर क्वांटिटी आए तो थीटा कहाँ पर होगा, थीटा कहाँ पर होगा। थीटा की रेंज हमने बेसिकली पढ़ी थी, अगर हम लोग इस थीटा की बात करते थे तो हमने कहा था थीटा जो होगा वो हमेशा ही 0 के बड़ा या फिर पाई से छोटा होगा। चूंकि आपको पता है सर ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी का परिमाण और कॉस थीटा। अब बच्चों कॉस थीटा, क्योंकि इसको हम क्या कह रहे हैं 0 के बराबर या बड़ा, ये तभी होता है अगर थीटा की वैल्यू, ठीक है ना, ये हमेशा ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, ये हमेशा 0 से छोटा या बराबर होगा यदि कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी या बराबर हो। इसका मतलब थीटा की वैल्यू जो है कहां से कहां तक होनी चाहिए आपके पास में, 0 से बड़ी या 0 के बराबर और π/2 से छोटी या फिर बराबर। तो इस वाले केस में आंसर जो बनेगा इसका मुझे लग रहा है कि बी, क्योंकि आपको पता है कॉस थीटा पॉजिटिव कहां होता है 90, यहां 0 से लेके प्रथम चतुर्थांश में होता है ना, 0 से लेके 90 तक का, तो ये थीटा आपके पास में इसी रेंज का आएगा, ठीक है ना, थीटा आपका इसी रेंज का आएगा। तो आप आंसर मैच कर लें। तो विविध प्रश्नावली का 16वां सवाल है, विविध प्रश्नावली का 16वां सवाल है, तो ऑप्शन बी सही है, जो हमने कहा ऑप्शन बी सही है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, टिक कर देंगे। आगे चलते हैं 17वें सवाल पर। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में, किताबें उठा लो, ऑब्जेक्टिव में लिख नहीं रहा हूं, आप लोग सिर्फ समझ लें, इनको समझ में आ जाएगा। वो कह रहा है मान लीजिए ए और बी दो मात्रक सदिश हैं। 17वें क्वेश्चन के अंदर देखो उसने कहा कि ए भी मात्रक सदिश है और बी भी मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश का मतलब इनका परिमाण 1 है, इसका परिमाण भी 1 है। उनके बीच का कोण थीटा है, इनके बीच का कोण कितना है, थीटा है। ए और बी के बीच का कोण थीटा है। ए तथा बी के बीच कोण, ए तथा बी के बीच जो कोण है बेटा, जो कोण है वो कितना दिया उसने, वो थीटा कहा है, ठीक है। ए प्लस बी एक मात्रक सदिश है यदि, उसने कहा कि ए प्लस बी एक मात्रक सदिश होगा अगर थीटा का मान इनमें से कुछ लेंगे तो देखो ध्यान से सुनो, ए प्लस बी एक मात्रक सदिश है, ये कह रहा मात्रक सदिश है। अच्छा अगर ये एक मात्रक सदिश है तो ए प्लस बी हमें थीटा निकालना है, का मापांक भी 1 हो जाएगा, दोनों साइड का स्क्वायर करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं कि वेक्टर ए प्लस बी की डॉट इसी के साथ में, है ना, किसी भी वेक्टर के परिमाण का वर्ग क्या कहलाता है भाई, किसी भी वेक्टर के परिमाण का वर्ग क्या कहलाता है कि उस वेक्टर की उसी के साथ में अदिश गुणा। तो हमने क्या करा, इस वेक्टर ए प्लस बी दो सदिशों का योग भी एक सदिश ही होगा, इस सदिश के परिमाण का वर्ग है तो सदिश के आपस में ही डॉट कर दो इज इक्वल टू 1। तो आप जब इसे सॉल्व करोगे तो वेक्टर ए का परिमाण का वर्ग प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये मैं बहुत बार कर चुका हूं, और वेक्टर बी के परिमाण का वर्ग बराबर आ जाएगा 1। आपको पता है बच्चों ये भी 1 है क्योंकि दिया गया है, प्लस 2a डॉट बी प्लस ये भी आपका 1 इज इक्वल टू 1, 1 से 1 कट गया। तो आप देखोगे a डॉट बी जो है 2a डॉट बी बराबर आ जाएगा -1, a डॉट बी इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1/2। इसका फिर से फॉर्मूला खोलो, वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी का परिमाण और बच्चों कॉस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा -1/2, क्योंकि ये भी 1 है ये भी 1 है और कॉस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा -1/2। कॉस थीटा इज इक्वल टू कोस में ये वैल्यू होती है कॉस 120, यानी कि 2π/3 की वैल्यू होती है -1/2। तो यहां से थीटा का जो मान आ जाएगा 2π/3 आ जाएगा। विकल्प देखो कौन सा सही है, विकल्प डी सही है। कौन सा सही है बच्चों, विकल्प डी सही है। चलिए बात करते हैं इस एक्सरसाइज के 18वें क्वेश्चन पे बात करते हैं।
18वें क्वेश्चन पे। 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि अच्छा सवाल है, इसे इंपॉर्टेंट कर लो, ये पेपर में हर साल देखने को मिलता है। आई डॉट जे क्रॉस के, इंपॉर्टेंट कर लो इसको, ये आएगा ही आएगा। जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस जे का मान ज्ञात करना है। आपको पता है हमने चक्रीय क्रम से याद रखवाया था कि आई और जे और यहां पर के। आई क्रॉस जब जे करेंगे तो आई क्रॉस जे करेंगे, आई क्रॉस जे करेंगे तो के मिलेगा। तो आई डॉट जे क्रॉस के करेंगे तो पहले जे क्रॉस के करेंगे तो मैंने सिखाया था आपको, जे क्रॉस के करेंगे तो आगे क्या मिलेगा, आई मिलेगा। तो यहां लिख देंगे आई कैप प्लस जे क्रॉस जे डॉट आई क्रॉस के करो उल्टा रिवर्स। आई क्रॉस के करेंगे तो बेटे हमें मिलने वाला है, क्योंकि आपको पता आई क्रॉस के करने से क्या मिलेगा, के क्रॉस आई करते हैं तो जे मिलता है, लेकिन अगर हम लोग इसका रिवर्स करेंगे तो बच्चों माइनस का जे मिलेगा। तो यहां लिख देंगे माइनस का जे कैप प्लस के कैप इंटू आई क्रॉस जे करेंगे तो यहां पे के कैप मिल जाएगा, यहाँ डॉट है, यहाँ के कैप मिल जाएगा। अब ध्यान से देखो, आई के परिमाण का होल स्क्वायर, ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर, जे के परिमाण का होल स्क्वायर क्योंकि उसी वेक्टर से गुणा हो रही है, प्लस के परिमाण का होल स्क्वायर। अब आप सुनो, क्योंकि आई जे के तो एकांक सदिश है तो इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, इसके परिमाण की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, इसके परिमाण की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, कट जाएगा तो आंसर 1 आ जाएगा। तो विकल्प कौन सा सही है भैया, 1। तो आई थिंक द आंसर 18वें का आंसर जो है वो कितना होना चाहिए, 1। मैंने उल्टा लिख दिया कुछ उतारते समय, आई जे क्रॉस के आई डॉट के, इसमें यार मेरी किताब में तो दिया है, यहां पर थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। अगर ऐसा सवाल होगा तो आंसर यही आएगा भाई जो मैंने बताया है, लेकिन अभी अभी हमने देखा कि दूसरी किताब के अंदर जो एनसीईआरटी की इंग्लिश में किताब है उसके अंदर इस सवाल की रूपरेखा कुछ ऐसी है कि आई डॉट जे क्रॉस के और प्लस यहां पे जे डॉट के क्रॉस आई दिया है, यहां के क्रॉस आई दिया है और यहां पर फिर के डॉट ये सही दिया है आई क्रॉस जे। तो अब अगर आप देखोगे तो आई कैप ये तो आ जाएगा आपके पास में, आई आ जाएगा प्लस जे डॉट के डॉट आई जो है हमेशा जे ही होगा, है ना, सॉरी के क्रॉस आई हमेशा जे ही होगा और के डॉट आई क्रॉस जे हमेशा के हो जाएगा। तो यहां से तो 1 + 1 + 1, आपको पता है आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, तो यहां से 3 आंसर है। तो अगर क्वेश्चन ये दिया है तो बेटे आंसर 3 है। पीछे क्या दिया है इन्होंने, सवाल इसका मतलब गलत छपा है आपकी एनसीईआरटी किताब के अंदर, जोन सा भी आंसर दिया है उसी सवाल को आप उठा लेना। तो आंसर है आपका 18वें का सी, 18वें का सी 1 है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन है तो आंसर 1 है, ये ओके है। अगर ये क्वेश्चन है ऐसा भी आ सकता है तो आंसर आपका 3 आएगा। तो दोनों क्वेश्चन को देख लो, थोड़ा सा सिर्फ चेंज कहाँ था, इसके क्रम में था चेंज और उसी से अंतर आ गया आपका, ठीक है। अब उसने कहा है नेक्स्ट 19वें क्वेश्चन की बात करते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन बनेगा आपकी एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस एक्सरसाइज का 19वां क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव है बहुत छोटा सा, कह रहे यदि दो सदिश है हमारे पास में ए और बी दो सदिश है, दिस इज ये सदिश ए है और ये सदिश हमारा बी है, इसके बीच का एंगल आपका थीटा है और वो कह रहे हैं ए डॉट बी का जो परिमाण है वो बराबर हो जाए ए क्रॉस बी के परिमाण के। तो बच्चों थीटा की वैल्यू बताओ, फाइंड द थीटा। इजी है, इसका मतलब क्या होगा आपको पता है, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी का परिमाण और साथ में कॉस थीटा, ये तो यही होता है, परिमाण तो उसका यही होगा। इसका परिमाण वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी का परिमाण और साइन थीटा का परिमाण, ऐसे लिख लो चाहे या केवल इतना क्योंकि तो परिमाण में है ही है, ठीक है।
एन कैप क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग परिमाण निकाल रहे हैं। तो यहां से ए से एक और बी से बी कटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये कब होगा, जब कॉस थीटा इज इक्वल टू हम लिख देंगे कॉस, या ऐसे कर लें कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1, या फिर कॉट थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 होता है कोट पाई बाई 4। भाई कोस 45 की वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगा पाई बाई 4। पाई बाई 4 अगर है तब ये स्थिति बनने वाली है। तो कौन सा विकल्प सही है भैया इसका 19वें का? मुझे लग रहा है कि बी विकल्प सही है, ठीक है ना। कौन सा विकल्प सही है आपका? बी विकल्प सही है। तो इस तरीके से इस चैप्टर को हमने समाप्त किया बच्चों। अगले चैप्टर में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।